इज मी समीरा सिद्दीकी और आज क्रिप्टो फिल्टर्स में मेरे साथ हैं आंचल वलेचा। हाय गाइस, द कंटेंट राइटर ऑफ टेक ट्रैप्स। दोस्तों 2022 आ चुका है और 2021 में हमने की क्रिप्टो फिल्टर्स की शुरुआत, जिसमें हमने काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर किया। लेकिन आज नए साल की शुरुआत में एक बार हम पीछे मुड़ के उसकी झलक देखते हैं। हमने इतने कम समय में काफी कुछ कवर कर लिया नहीं? एग्जैक्टली। वैसे आंचल, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक कौन सा रहा है? मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है ब्लॉकचेन, क्योंकि इसकी रिसर्च करते वक्त मुझे तो काफी फैक्ट्स पता चले। व्हाट अबाउट यू? फॉर मी इट्स NFT, बिकॉज ये काफी ट्रेंडिंग है और हमारे व्यूअर्स को भी ये टॉपिक काफी ज्यादा पसंद आया है। और यही नहीं, और काफी नॉलेजेबल वीडियोस भी हैं, जैसे कि वेल अकाउंट, कॉइन बर्निंग। सो लेट्स हैव अ लुक। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स। आज मैं आपको बताऊंगी क्रिप्टो की ABCD में वेल अकाउंट के बारे में, बिल्कुल सिंपल सी भाषा यानी आपसी बोलचाल में। क्रिप्टो इकोसिस्टम में वेल अकाउंट एक दिलचस्प चीज है जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। वेल अकाउंट को समझने से पहले हम एक ही वेल को जानते थे। यकीनन आप काफी कुछ समझ गए होंगे। दोस्तों, वेल अकाउंट दो शब्दों से बना है, वेल और अकाउंट। वेल से तो आप समझ ही गए होंगे, एक विशालकाय मछली जिसका बड़ा सा पेट और न जाने इसमें कितने लोग समा जाए। इसी से बना है वेल अकाउंट। वेल अकाउंट उसे कहते हैं जो मार्केट में मौजूद किसी क्रिप्टो के कुल सर्कुलेशन में बड़े हिस्से का शेयर रखते हैं। समझ तो गए होंगे आप, लेकिन सवाल ये उठता है कि वेल अकाउंट कैसे मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। इससे कैसे किसी क्रिप्टो के प्राइस में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इस अकाउंट के पास किसी क्रिप्टो की बड़ी होल्डिंग होती है। ऐसे में जब ये वेल अकाउंट किसी क्रिप्टो में अपना हिस्सा बेचने लगते हैं तो उस क्रिप्टो की कीमत गिरने लगती है, क्योंकि इनका हिस्सा हजारों या लाखों में नहीं, करोड़ों में होता है। ऐसे में जब ये वेल अकाउंट मार्केट को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं और क्रिप्टो की कीमत इससे प्रभावित होती है। आपको इसके अलावा इंटरनेट पर कुछ ऐसी साइट्स भी मिल जाएंगी जो वेल अकाउंट को ट्रैक करती है, जिससे मार्केट में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। इन अकाउंट्स को ट्रैक करके मार्केट के मूड का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वेल अकाउंट या तो बड़े लार्ज फंड्स हैं या फिर शुरुआत से क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स के हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इससे जुड़े आपको कुछ भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स। दोस्तों, आज हम क्रिप्टोस की ABCD में बात करेंगे क्रिप्टोस माइनिंग के बारे में, बिल्कुल आसान सी भाषा में, यानी कि आपसी बोलचाल की भाषा में। दोस्तों, अगर आपका क्रिप्टोज में इंटरेस्ट है और आपने निवेश करने के साथ थोड़ा भी उसके बारे में पढ़ा है तो आपने माइनिंग शब्द तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, बिटकॉइन की माइनिंग को लेकर हाल ही में बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था, जिसके बारे में आपने न्यूज चैनल्स और कई न्यूज रिपोर्ट्स में काफी कुछ सुना भी होगा। दरअसल क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करने में काफी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन सेटअप चाहिए, और जितना एनर्जी कंजप्शन इस सेटअप में होता है उसके बारे में एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स ने चिंता भी जताई थी। उनके हिसाब से ये ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स के रास्ते में एक नया चैलेंज बिछाने जैसा ही कुछ है। वैसे कई लोगों को यकीनन इसके बारे में पता होगा, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी। क्रिप्टोस के अस्तित्व में आने से पहले माइनिंग शब्द का इस्तेमाल खनन से होता था। इस शब्द को कोयला, हीरा, सोना, चांदी या ऐसे ही किसी दूसरे पदार्थ के
खनन से जोड़कर देखा जाता है, जो सही है, पर क्रिप्टो की माइनिंग के लिए आपको किसी सुरंग में नहीं जाना है। दोस्तों, यहाँ क्रिप्टो माइनिंग का मतलब नई डिजिटल कॉइन्स जनरेट करना यानी कि उसे पैदा करने जैसा होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्रिप्टो माइनिंग कैसे होती है। दरअसल क्रिप्टो माइनिंग बड़े हाई एंड स्पेसिफिकेशंस वाले कंप्यूटर्स में कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करके की जाती है। इस प्रोसेस के दो पार्ट्स हैं, नया यूनिक टोकन यानी कि क्रिप्टो कॉइन जनरेट करना और पहले से क्रिएटेड कॉइन की ट्रांजैक्शन वैलिडिटी और लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद माइनर्स और क्रिएटर्स से रिवॉर्ड के तौर पर क्रिप्टो कॉइन्स हासिल किए जाते हैं। इसके बाद इन कॉइन्स को या तो सीधे किसी दूसरे बायर्स को बेच दिया जाता है या फिर एक्सचेंज पर इसकी ट्रेडिंग होती है। यकीनन आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या क्रिप्टो में निवेश से पहले आपको भी माइनिंग के लिए कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर निवेशक क्रिप्टो माइनिंग करता है। दोस्तों, अधिकतर इन्वेस्टर्स मार्केट में पहले से मौजूद कॉइन्स या टोकन्स में ट्रेडिंग करते हैं, वो खुद इनकी माइनिंग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको माइनिंग का मोटा मोटा ज्ञान मिल गया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ साथ आपके मन में कुछ भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल में आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स वाया यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि आपके पैसे एक संदूक में रखे हैं जहाँ उसकी कोई रखवाली करने वाला नहीं है और वहाँ कभी भी चोरी हो सकती है, तो क्या आप अपना पैसा वहाँ रखोगे? इसका जवाब आप सोचकर जरूर बताइएगा। वैसे आज के समय में जहाँ ट्रस्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि जिस चीज को आप देख सकते हो उस पर भी विश्वास करना मुश्किल है, तो फिर जो चीज आप देख या छू नहीं सकते, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी जो कि पूरी तरीके से डिजिटल है, तो उस पर आप कैसे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी एक चीज के बारे में जो कि क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर बनाती है। मतलब वो जबर टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइन को सिक्योर, पॉपुलर और कीमती बनाती है। उस चिड़िया का नाम है ब्लॉकचेन। यहाँ मैंने बिटकॉइन का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि 2009 में सतोशी नाकामोटो ने पब्लिक ट्रांजैक्शन लेजर के लिए ब्लॉकचेन का आविष्कार किया था, यानी कि इन्वेंशन। ये इंसान कौन है और कहां से आया है ये तो नहीं पता, लेकिन मुन्ना भाई की भाषा में कहूँ तो सतोशी नाकामोटो, तुम बहुत मस्त काम करते हो भाई। अब आते हैं काम की बात पर, जिसके लिए हम आज आपसे मुखातिब हुए हैं, यानी कि ब्लॉकचेन आखिर है क्या। साफ शब्दों में बोलूं तो जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। ब्लॉक यानी कि बॉक्स या फिर सेल, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का सारा डेटा स्टोर हो जाता है। जैसे लाला के बही खाते का एक पन्ना, और जैसे ही ये ब्लॉक डेटा से भर जाता है, यानी कि पन्ना भर जाता है, तो ये दूसरे ब्लॉक से जुड़कर एक चेन बना लेता है। मतलब दूसरे पन्नों पर कैरी फॉरवर्ड होना। एक सेंटेंस में आपको समझाऊं तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल खाता है जो क्रिप्टो करेंसी का डेटा रिकॉर्ड करता है। अब एक ब्लॉक में क्या क्या होता है ये भी जान लीजिए। इसमें सबसे पहली चीज होती है डेटा, जैसे बिटकॉइन खरीदने वाले और बेचने वाले की जानकारी, वे ट्रांजैक्शन और उनके अकाउंट। दूसरी चीज है हैश, मतलब इस पन्ने का निचोड़, वो भी कोडेड भाषा में। हैश एक तरीके से एक यूआईडी यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड का काम करता है।
जो ब्लॉक के अंदर के डेटा से जनरेट होता है। अब बात की जाए तीसरी चीज की। तीसरी चीज होती है प्रीवियस हैश का नंबर। मतलब इसमें इस ब्लॉक का नंबर तो होगा ही, बल्कि पिछले वाले ब्लॉक का भी नंबर मौजूद होगा। ये डेटा एक खास क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी के जरिए एनकोड होता है, वैसे ही जैसे एक कौवे का बोला दूसरा कौवा ही जाने। और सबसे खास बात यह है कि ये डेटा हर किसी की नजरों के सामने तो होता है, पर इसे समझता कोई नहीं। अब आते हैं एक सवाल पर जो मैंने शुरुआत में आप सभी से पूछा था कि क्या आप अपना पैसा एक ऐसे संदूक में जमा करेंगे जहां उसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं है? उसका जवाब होगा ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पैसा रखने या इन्वेस्ट करने के लिए एक सेफ और सिक्योर जगह चाहिए। इसलिए आप बिना रिस्क लिए हुए वहां पैसा रखेंगे जहां सिक्योरिटी सबसे ज्यादा हो। अब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की बात करें तो बिटकॉइन को यही सिक्योरिटी ब्लॉकचेन की वजह से मिलती है। अगर मैं कहूँ कि ब्लॉकचेन आपकी दादी की अलमारी की वो तिजोरी है जिसमें आपको पता तो है क्या है, लेकिन उस तक पहुंचना और उसमें हेर फेर करना उतना ही मुश्किल है, तो मैं गलत तो नहीं। ऑनलाइन मीटिंग और क्लासेस का जमाना है, तो उसी तरीके से ब्लॉकचेन का एक फीचर मैं आपको समझाती हूँ, वो भी एक सिंपल सी भाषा में। अब एक सिक्योर्ड ऑनलाइन मीटिंग जब होती है तो उसका लिंक सबके साथ शेयर किया जाता है। अब ये लिंक कोई भी किसी को भी भेज सकता है, पर मीटिंग में वही जा सकता है जिसके पास उसका पासवर्ड हो और जिसको होस्ट एडमिट करता है। तो मान लीजिए कि आप उस मीटिंग में घुस तो गए, पर अब अगर आपने उस मीटिंग में कुछ छेड़छाड़ की तो समझ जाइएगा कि ये बात मीटिंग अटेंड करने वाले सभी लोगों को पता लग जाएगी। ब्लॉकचेन इससे तो कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ हद तक ऐसा ही है। उसका भी सारा डेटा पब्लिक की नजरों में होता है, जिससे हम जैसे आम लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है और हम सब ये देख सकते हैं कि क्या बदलाव आया है और कब आया है। लेकिन कोई बदलाव या हैकिंग हम नहीं कर सकते। अब जान लीजिए आपने इस ब्लॉकचेन को हैक करने की कोशिश की तो पहाड़ तोड़ना पड़ेगा। मतलब ब्लॉकचेन के डेटा को मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आपने एक ब्लॉक को हैक कर भी लिया तो उस ब्लॉक का हैश यानी यूनिक कोड चेंज हो जाएगा। वो चेंज होते ही इसके आगे वाली ब्लॉक में प्रीवियस हैश नंबर इररेलेवेंट हो जाएगा और ऐसे ही आगे के हैश नंबर इनवैलिड हो जाएंगे। और अगर आपको पूरा डेटा चेंज करना है तो आपको सारे ब्लॉक्स का डेटा चेंज करना पड़ेगा। तो यानी कि हैक करना माइनिंग से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप ये कैसे कर सकते हैं, बल्कि इसलिए बता रही हूँ कि ये करना कोई फायदे का सौदा नहीं है। अब सवाल आता है क्यों? क्योंकि एक ब्लॉकचेन में लाखों ब्लॉक्स हो सकते हैं और ये करते करते आपको सालों लग सकते हैं। चलिए इस बेरोजगारी के जमाने में ये मान लेते हैं कि लोगों के पास वक्त ही वक्त है, लेकिन ब्लॉकचेन के पास उसका भी सॉल्यूशन है। ब्लॉकचेन के हर ब्लॉक के डेटा की कॉपी उस नेटवर्क के लोगों के पास मौजूद होती है। अब अगर आपने नया डेटा चेंज करने का सोच भी लिया तो आपको पूरे नेटवर्क के साथ इसे शेयर करने के बाद 51% अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अगर ये डेटा सही नहीं हुआ तो ये ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है ब्लॉकचेन में कोई चेंज करना, इसीलिए तो लोग इस पर भरोसा करते हैं। ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो में ही नहीं और भी जगह इस्तेमाल हो सकता है जहां पर उनका डेटा उन्हें सिक्योर रखना होता है, फिर वह चाहे हॉस्पिटल हो या फिर कोई एप्लीकेशन। इन शॉर्ट ये टेक्नोलॉजी उनके लिए है जिनको आज के टाइम में काफी ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। क्रिप्टो से जुड़े नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल टेक ट्रैप्स को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल पे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम अगेन टू टेक ट्रैप्स। मैं वही आपकी पुरानी दोस्त समीरा।
आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ क्रिप्टो फिल्टर्स के एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड में। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ही तरह सोशल मीडिया यूज करने के शौकीन हैं, तो आप रोज बी यूनिक जैसी चीजों से वाकिफ होते होंगे। सोशल मीडिया में हर कोई हमेशा यूनिक होने के लिए ही कहता है। इस दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में यूनिक होने के बड़े फायदे हैं। आज की वीडियो एंड तक देखो, समझ जाओगे। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में वो फायदा है NFT, बैंक खाते वाला NEFT नहीं, क्रिप्टो वाला NFT। दोस्तों, NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल वो चीज है जो यूनिक है और इसे किसी भी चीज से बदला नहीं जा सकता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के कुतुब मीनार को हैदराबाद का चार मीनार से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों अपने में दो यूनिक चीजें हैं और दिल्ली और हैदराबाद के लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगेगा। दूसरी तरफ बात करें तो हमारी इंडियन करेंसी और यहाँ तक कि बिटकॉइन फंजिबल है, यानी कि एक बिटकॉइन के बदले या फिर एक इंडियन रुपीस के बदले दूसरा बिटकॉइन या इंडियन रुपीस ले सकते हैं, और वही सेम बहुत से लोगों के पास है, यानी कि बिल्कुल यूनिक नहीं है, लाइक चार मीनार और कुतुब मीनार की तरह। ऐसे ही यूनिक चीजों की ओनरशिप के लिए नॉन फंजिबल टोकन 2015 में इथेरियम द्वारा लॉन्च किया गया। जो भी इंसान वो यूनिक चीज का ओनर होगा या उसे खरीदेगा, उसे वो टोकन मिल जाएगा। अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह NFT भी ब्लॉकचेन पर ही काम करती है। अब ब्लॉकचेन क्या है, ये तो हम आपको पहले की वीडियो में बता ही चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। nonfungible.com के अनुसार 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ही NFT के पूरे $2 बिलियन से अधिक सेल्स बढ़ चुकी है। अपने देश की बात करें तो ये इंडिया के सेलेब्स में काफी पॉपुलर हो रहा है। क्रिकेटर्स जैसे कि ऋषभ पंत, लैक्मे फैशन वीक, यहाँ तक कि बॉलीवुड के शहंशाह और हम सबके चहीते अमिताभ बच्चन भी इससे जुड़ चुके हैं। सूत्रों की माने तो बहुत से और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इससे आकर जुड़ने वाले हैं। अच्छा, बॉलीवुड से याद आया, वेलकम मूवी तो आप सभी ने देखी होगी। उस मूवी के ही कुछ किरदार और सीन से NFT को समझते हैं। उसमें से कुछ किरदारों का जिक्र तो हम पहले भी अपने वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वेलकम मूवी में एक सीन है जहां मजनू भाई अपना आर्टवर्क बेच रहे होते हैं। अब मान लेते हैं वो डिजिटल आर्टवर्क एक पेंटिंग है। अब इसमें कोई शक नहीं कि वो पेंटिंग यूनिक है या वन ऑफ इट्स काइंड है, इसलिए मजनू भाई ने उसे NFT में कन्वर्ट करने का सोचा और लकीली उन्हें एक मिस एशिका मिल गई। अब हालांकि एशिका उस पेंटिंग की ओनर हो गई है, पर मजनू भाई उसे वह पेंटिंग नहीं देंगे, बल्कि उसकी बजाय उन्हें मिलेगा NFT, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, जो मजनू भाई की पेंटिंग रिप्रेजेंट करता है। इस टोकन में होगा यूनिक नंबर, यानी कि हैश, टोकन नेम और टोकन सिंबल का यूनिक कोड। अब ये NFT ब्लॉकचेन में ऑलरेडी स्टोर्ड था जब मजनू भाई ने इसे बनाया था। अब जैसे ही मजनू भाई एशिका को वो NFT बेच देते हैं, तो एशिका का नाम और वो पेंटिंग कितने में बेची है और किसने बेची है, यह भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर फ्यूचर में एशिका ये किसी और को भी बेच देती है, तो उस करंट ओनर की भी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, आपने एक चीज पर गौर तो किया है कि वो पेंटिंग ना ही ब्लॉकचेन में है और ना ही NFT में। एशिका के ओनर होने के बावजूद उसे वो हाथ में नहीं मिलेगी। इनफैक्ट कोई भी उस पेंटिंग को डाउनलोड भी कर सकता है, लेकिन उसकी ओनरशिप ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड है, तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ बायर यानी कि एशिका के पास ओनरशिप होगी, लेकिन कॉपीराइट और रिप्रोडक्टिव राइट्स अभी भी मजनू भाई यानी कि क्रिएटर के पास है। वो चाहे तो अभी भी उसके प्रिंट्स बेच सकते हैं।
यूजुअली NFT की मदद से डिजिटल आर्टवर्क के अलावा भी बहुत कुछ बेच सकते हो, जैसे कि कॉन्सर्ट टिकट्स, डोमेन नेम, रियल एस्टेट और ऐसा कुछ भी जो यूनिक हो या फिर जिस चीज में ओनरशिप का प्रूफ चाहिए। मैं चाहूँ तो इस वीडियो की भी NFT कर पैसे कमा सकती हूँ, जबकि ये पूरी तरीके से फ्री है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली। इसी बात पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो कमेंट्स में अपने फीडबैक्स और क्वेरीज लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। That was nice. लेकिन समीरा, तुमने कितनी ज्यादा शॉकिंग न्यूज भी इन लोगों को दी है। Yeah, exactly. And especially crypto ban in India. And also when Russia was planning to ban crypto. Exactly. तो चलो दोस्तों, हम खुद ही देख लेते हैं कि ये क्या थी शॉकिंग न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स। दोस्तों, आज क्रिप्टो फिल्टर्स में हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर बिटकॉइन लवर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इस खबर का असर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ इससे बिटकॉइन के उज्जवल भविष्य के तौर पर भी देखा जा सकता है। आपको ये तो पता है कि बिटकॉइन की माइनिंग में सबसे ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है, जिसे लेकर कई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स बहुत ही चिंता जता रहे हैं। इस चिंता के साथ ही बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे। दोस्तों, सवाल ये था कि जिस बड़ी एनर्जी कंजम्पशन के साथ बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है, वह हमारे एनवायरनमेंट यानी कि सराउंडिंग के लिए सही है या नहीं। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पहले ही दुनिया भर में मंथन चल रहा है। ऐसे में भविष्य में बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। इसके बाद बिटकॉइन की कीमतों ने ऐसा गोता खाया है कि बाय द डिप वाला फॉर्मूला भी लोग के काम नहीं आया। लेकिन अब बिटकॉइन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, एल सल्वाडोर, जिसने अपने देश में बिटकॉइन को सबसे पहले लीगल टेंडर के तौर पर एक्सेप्ट किया था, उस देश में बिटकॉइन को लेकर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की टेंशन दूर की गई है। इस देश ने बिटकॉइन को क्लीन एनर्जी से प्रोड्यूस करके दिखा दिया है। जी हाँ, एल सल्वाडोर ने वोल्केनो यानी ज्वालामुखी से प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने पहले बिटकॉइन की माइनिंग की है, यानी कि क्लीन एनर्जी से पावर्ड कंप्यूटर इंजन का बिटकॉइन माइनिंग के लिए इस्तेमाल। यहाँ के प्रेसिडेंट ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। बिटकॉइन का खनन करने के लिए रिन्यूएबल वोल्केनो एनर्जी का इस्तेमाल करने का मतलब है कि कॉइन जनरेट करने के प्रोसेस में कार्बन की मात्रा कम निकलेगी, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से एक बहुत अच्छी खबर है। ऐसे में एल सल्वाडोर के इस कार्य की दुनिया भर में सराहना की जा रही है और होनी भी चाहिए। अगर ये प्रोसेस और आगे बढ़ता है और बिटकॉइन की माइनिंग के लिए इसी तरह क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल होता है, तो ये न केवल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है, बल्कि इससे इसकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए। इसी के साथ साथ क्रिप्टो से जुड़े आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ क्रिप्टो से जुड़े नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक ट्रैप्स को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स। दोस्तों, अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो आपके लिए शॉकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्त नजर आ रही है। भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए सरकार द्वारा पार्लियामेंट में एक बिल पेश करने की खबर के बाद क्रिप्टो मार्केट धाराशायी हो गया है। इस खबर के बाद क्रिप्टो मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली और ज्यादातर करेंसी 25 से 30% तक गिर गई। आपको बता दें कि भारत की संसद में शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन 29 नवंबर से शुरू हो रहा है।
और ऐसी खबरें हैं कि इसी सत्र में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को पेश भी किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। शीतकालीन सत्र में डिजिटल करेंसी के लिए भी एक फ्रेमवर्क पेश किया जा सकता है। और आपको बता दें कि इस समय पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर देश में कोई बिल नहीं है और ना ही इस पर बैन लगा हुआ है। इन्वेस्टर्स अपने हिसाब से इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। इससे पहले 18 नवंबर को सिडनी डायलॉग में अपनी भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में ना जाए, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी ओनर के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। भारत में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है। ऐसे में भारत सरकार का कोई भी फैसला इन निवेशकों के लिए बड़ा होगा। इससे पहले चीन ने भी अपने देश में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का फैसला लिया था, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार का क्या फैसला होगा और इसे कैसे रेगुलेट किया जाएगा, इस बारे में तो हम आपको अपने चैनल पर लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अभी भी आपके मन में कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में तो मानो नेगेटिविटी सी आ गई है, बट देयर इज ऑलवेज अ होप फॉर पॉजिटिविटी। एंड इसी के साथ मैं समीरा सिद्दीकी शुरू करती हूँ आज का क्रिप्टो फिल्टर्स का ये एपिसोड। दोस्तों, आज बात करते हैं रशिया की, जहां से ये न्यूज निकलकर सामने आ रही है। रशिया का केंद्रीय बैंक देश में फ्यूचर के क्रिप्टो निवेश पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगाने की सोच रहा है। हाँ गाइस, चीन के बाद अब रूस भी क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का सोच रहा है। ये कहर अभी भारत पर भी आया हुआ है। रूस का केंद्रीय बैंक क्रिप्टो मार्केट से जुड़े लोगों के साथ चर्चा कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर लॉ मेकर्स द्वारा अप्रूव किया जाता है तो बैन केवल क्रिप्टो एसेट्स की नई खरीद पर लागू होगा, ना कि पिछली खरीद पर। दोस्तों, रूस हमेशा से ही क्रिप्टो करेंसी को नापसंद करता है। रूस का मानना है कि क्रिप्टो एसेट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के इस्तेमाल के लिए किया जा सकता है। एक सोर्स की माने तो बैंक ऑफ रशिया की तरफ से सारी क्रिप्टो करेंसीज के लिए कंप्लीट रिजेक्शन है। इस खबर से मार्केट में भी बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि रूस में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस खबर से वेल्स का फायदा हो सकता है, क्योंकि रूस में वेल्स की संख्या भी बहुत ही ज्यादा है। और इसी के साथ 13 दिसंबर को ही केंद्रीय बैंक ने देश के म्यूचुअल फंड्स के लिए नए नियम जारी किए। इन नए नियमों का मतलब है कि अब फंड डिजिटल करेंसीज में या फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश नहीं कर सकते हैं, जिसका मूल्य डिजिटल मुद्राओं की कीमतों पर निर्भर करता है। बैंक ऑफ रूस रूबल बैक्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC पर काम कर रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि RBI भी अपनी डिजिटल करेंसी पे काम कर रही है, और अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसका नाम जरूर बताइए। तो गाइस, इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें एंड फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल यानी कि टेक ट्रैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। दिस इज मी समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स। दोस्तों, क्रिप्टो फिल्टर्स में आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन ATM की चोरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने भारत में चोरों द्वारा ATM मशीनें उड़ाने की खबर सुनी होगी, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि बिटकॉइन ATM मशीन की चोरी के बारे में, जहां चोरों ने कुछ सेकंड में ही बिटकॉइन ATM मशीन ही उड़ा ली। ये न्यूज भारत की नहीं, बार्सिलोना स्पेन की है, जहां से बिटकॉइन ATM मशीन की चोरी की खबर सामने आ रही है।
क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से इसको इस्तेमाल करने वाले रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। बिटकॉइन एटीएम भी इन्हीं में से एक है। दुनिया के कई देशों में इस तरह की मशीनें हैं। अब इन मशीनों पर लुटेरों की नजर भी बढ़ गई। दरअसल स्पेन के लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बार्सिलोना के एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आउटलेट में बिटकॉइन एटीएम की लूट हुई है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन स्पेनिश पुलिस कर रही है। बिटकॉइन एटीएम कस्टमर्स को कैश या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी खरीदने की फैसिलिटी देता है। वहीं कुछ मशीनों में यूजर्स अपनी क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग को कैश में भी बदल सकते हैं। कॉइन एटीएम रेडा वेबसाइट के मुताबिक स्पेन में ऐसी 158 बिटकॉइन मशीन्स हैं, जो यूरोप में सबसे ज्यादा हैं। EFE न्यूज एजेंसी ने पुलिस सोर्सेस का हवाला देते हुए कहा है कि सेरिया एरिया की बीथोवन स्ट्रीट की एक दुकान से चोर बिटकॉइन एटीएम मशीन को उठा ले गए। हालांकि एक अनवेरिफाइड वीडियो में इस वारदात को दिखाया है। इसमें देखा जा सकता है कि एक XUV GBTC स्टोफर्ट के बंद शटर से टकराई और करीब आधा दर्जन अपराधी कैश मशीन को कुछ ही सेकंड्स में उठाकर ले गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। आजकल यू नो व्हाट, लोगों को क्रिप्टो के बारे में इतना पता है बट स्टिल वो कुछ टर्म्स को लेके कंफ्यूज रहते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने काफी डिफरेंसेस की वीडियोस भी बनाए। Yes, just like coins and tokens. Majority of लोगों को ये confusion थी, but I hope हमारी वीडियो से उन्हें हेल्प हुई हो। एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स हमने कितने डिफरेंसेस कवर किए हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी वर्सेस डिजिटल करेंसी, एंड द लेटेस्ट वन इज कॉइन वर्सेस टोकन। सो लेट्स हैव अ लुक। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी समीरा सिद्दीकी, और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स। दोस्तों, हमारे आज के क्रिप्टो फिल्टर्स के एपिसोड का सब्जेक्ट है क्रिप्टो करेंसी वर्सेस डिजिटल करेंसी। कई लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी ही डिजिटल करेंसी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में काफी अंतर है, यानी कि काफी डिफरेंस है। दरअसल डिजिटल करेंसी को उस देश की सरकार की मान्यता प्राप्त होती है जिस देश की ये डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी को उस देश का सेंट्रल बैंक जारी करता है। उदाहरण के तौर पर भारत के सेंट्रल बैंक RBI की बात की जाए, जिसे आप सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आपने कई न्यूज रिपोर्ट्स में देखा और सुना भी है कि RBI खुद की डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रही है। ऐसे में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद की डिजिटल करेंसी ले आता है तो इसे भारत में किसी चीज की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सॉवरेन करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी जारी करने वाले देश की करेंसी में बदला जा सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिजिटल करेंसी में क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले जोखिम कम होता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में जो बड़ा अंतर है, यानी कि डिफरेंस, वो है इसके प्राइस फ्लक्चुएशन का। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव होता है और बिटकॉइन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों, आपने देखा है कि बिटकॉइन की कीमत अप्रैल 2021 में उसके ऑल टाइम हाई छूने के बाद जुलाई 2021 में लगभग आधी हो गई, लेकिन इसके उलट डिजिटल करेंसी में इतना उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, डिजिटल करेंसी को किसी देश का सेंट्रल बैंक जारी करता है, इसलिए इसकी कीमत में स्टेबिलिटी रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसकी कीमत लगातार एक सी बनी रहे, लेकिन इसकी कीमतें क्रिप्टो करेंसी की तरह लंबा गोता या फिर बड़ी छलांग नहीं लगाती। इसके अलावा तीसरा डिफरेंस ये है कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जबकि डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में अंतर यानी कि डिफरेंस
पता चल गया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ साथ आपको क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे आने वाली एक नई वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक ट्रिप्स, और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में नए हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको कुछ शब्द तो ऐसे सुनाई देते होंगे जो आपके समझ के बिल्कुल परे होंगे। इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सीखने की ना ही कोई उम्र होती है और ना ही कोई वक्त, और आपको सिखाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तो मौजूद है ही। तो इसी बात पर टेक ट्रिप्स को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इसी के साथ मैं समीरा आज इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज बात होगी उन दो ऐसे कॉमन शब्दों की जो आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हर दूसरी वीडियोस में सुनते होंगे। थंबनेल और वीडियो का टाइटल पढ़ के तो आपको पता लग ही गया होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सेंट्रलाइज्ड करेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी की। आज हम जानेंगे कि ये दो करेंसी आखिर है क्या और इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है जो इन्हें दो भागों में डिवाइड कर देता है। ये सब जानने के लिए हमें पहले इन दो टर्म्स को समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रलाइज की। ये शब्द सुनते ही सारा अटेंशन सेंटर शब्द की ओर जाता है। लो जी, इतनी सी तो बात है। जब एक सेंटर में कोई अथॉरिटी अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों के लिए डिसीजन या फिर कंट्रोल लेने लगे तो उस एनवायरनमेंट को सेंट्रलाइज्ड कहेंगे। अब इसे एक ऑफिस के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऑफिस है जहां एक मैनेजर और कुछ अन्य एम्प्लॉइज काम करते हैं। वो मैनेजर ही इस ऑफिस से जुड़े कायदे कानून बनाता है और वो ही सारे डिसीजन मेकिंग करता है। इन शॉर्ट, सारा कंट्रोल उस मैनेजर के हाथ में है। जो मैनेजर कहता है वही एम्प्लॉइज करते हैं। बेचारों के पास और कोई ऑप्शन है भी तो नहीं सिवाय उसे फॉलो करने के। ऐसे में उस ऑफिस को सेंट्रलाइज कहा जाएगा। अब अगर सेंट्रलाइज का मतलब आप समझ गए हो तो डिसेंट्रलाइज को तो आप यूं समझ जाओगे। सेंट्रलाइज का अपोजिट है डिसेंट्रलाइज्ड। अब डायरेक्ट उसी ऑफिस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए उसी ऑफिस में अब मैनेजर तो है ही, लेकिन अब उस ऑफिस के हर एक डिसीजन में उनके एम्प्लॉइज की राय ली जाती है। मैनेजर और अन्य एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग और ऐसे अन्य चीजों की सेम पावर है। और यूं कहूं कि जहां सेंट्रलाइज में पावर एक के हाथ में थी, ये वही पावर डिसेंट्रलाइज में अलग अलग हाथों में है। उदाहरण के तौर पर मैनेजर और एम्प्लॉइज दोनों के पास। इजी है ना? चलिए अब इन दोनों टर्म्स को समझ ही गए हैं तो आज के मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, सेंट्रलाइज्ड करेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी पर। दोस्तों, एक सेंटेंस में समझाऊं तो ये दोनों करेंसी एक नदी के दो अलग अलग किनारे हैं। सेंट्रलाइज्ड करेंसी की बात करें तो ये वो करेंसी है जिस पर किसी सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल हो और जिसे वो सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट करे, साथ ही साथ उससे जुड़े कायदे कानून बनाए, तो वो हो गई सेंट्रलाइज्ड करेंसी। अपने देश यानी भारत की बात करें तो हमारी सेंट्रलाइज्ड करेंसी है रुपीस, और वो सेंट्रल अथॉरिटी हुई हमारी सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। ऐसे ही हर देश की अपनी एक अलग सेंट्रलाइज्ड करेंसी होती ही है। दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी वो करेंसी होती है जो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर नहीं आती, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का एक यही फीचर उससे बहुत अलग बनाता है। क्रिप्टो करेंसी के एग्जाम्पल हैं बिटकॉइन, डॉजकॉइन। इन करेंसी पर किसी भी एक गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल नहीं है और इसके प्राइसेस भी डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंड करते हैं। इनडायरेक्टली बोलूं तो इन्वेस्टर्स पर। अब तो आप जान ही गए होंगे कि कैसे ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और अभी भी आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स,
आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ स्तुति ऑन योर डेली क्रिप्टो सीरीज क्रिप्टो फिल्टर्स ऑन टेक ट्रैप्स। आप सोच रहे होंगे कि आज समीरा कहाँ गई? तो दोस्तों, वो गई है छुट्टियां मनाने और आपकी डेली डोज लेके आज मैं स्तुति आई हूँ आपके अपने प्रोग्राम क्रिप्टो फिल्टर्स को लेकर। गाइस, आज की वीडियो में मैं ब्लॉकचेन से जुड़ी दो अहम चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। ब्लॉकचेन पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आई होप आपने वो जाकर जरूर देखी होगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। थंबनेल और टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में। इनके बीच का क्या अंतर है, माने क्या डिफरेंस है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों ही लगते सिंपल से शब्द हैं और दोनों ही बहुत ही दिलचस्प चीज है। ये ब्लॉकचेन में एक कंसेंसस एल्गोरिदम है। कंसेंसस एल्गोरिदम सुनकर घबराइए मत। यह एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से सभी पक्ष एक अग्रीमेंट यानी कि एक कंसेंसस पर आते हैं। यानी कि यह वो एल्गोरिदम है जो कंफर्म करता है कि नया ब्लॉक ऐड हो सकता है या नहीं। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों ही दो अलग अलग तरीके हैं ये डिसाइड करने के कि नया ब्लॉक ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं जिसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। पहले बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स, जो कि एक लोगों का समूह होता है, नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ कंपीट करते हैं। इस प्रोसेस को ही माइनिंग कहा जाता है। जैसे ही ये माइनर्स एक वैलिड ब्लॉक बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, वैसे ही उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक कॉइन मिल जाता है। आपको बता दूं कि यह प्रूफ ऑफ वर्क का यूज सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में होता है। अब ये कंपटीशन किस चीज के लिए है और कैसे होता है, ये बिटकॉइन के थ्रू जानते हैं। दरअसल माइनर्स को एक पजल सॉल्व करनी होती है। यह चैलेंज खुद बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर ही क्रिएट करता है। अब इस चैलेंज में बहुत से माइनर्स एक दूसरे से compete करते हैं। कोशिश यही रहती है कि वो सारे चैलेंजेस एक दूसरे से पहले कंप्लीट कर पाएं। कहा जाता है कि चैलेंज करने में मिनिमम 10 मिनट लगते ही हैं। अब जो माइनर सबसे तेज या सबसे पहले सॉल्व कर लेता है, वो यह कंपटीशन जीत जाता है और एक ब्लॉक बना देता है। अब बची हुई कम्युनिटी इसे वेरीफाई करती है। अगर वो सही होता है तो वह ब्लॉक ब्लॉकचेन के अन्य ब्लॉक्स में जाकर जुड़ जाता है। रिवॉर्ड के तौर पर माइनर्स को बिटकॉइन दिए जाते हैं। ब्लॉक जोड़ने का ये प्रोसीजर ही प्रूफ ऑफ वर्क है। प्रूफ ऑफ स्टेक को प्रूफ ऑफ वर्क से बेहतर कंसेंसस एल्गोरिदम माना जाता है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग के लिए हो रहे कंप्यूटेशनल चैलेंजेस के लिए क्रिप्टोग्राफिक कैलकुलेशंस की जरूरत होती है, जिसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर का इस्तेमाल होता है। यही कंप्यूटेशनल पावर हाई इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है और तो और यह कार्बन फुटप्रिंट्स भी पीछे छोड़ जाता है, जिस वजह से बिजली का बहुत नुकसान हो रहा है। प्रूफ ऑफ स्टेक इसी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन है। यहाँ माइनिंग की पावर माइनर्स के कॉइन पर लिमिट कर रही है। एक इंसान एक लिमिटेड अमाउंट ही माइन कर सकता है और इसी वजह से जो बिजली और समय प्रूफ ऑफ वर्क के चैलेंज में इस्तेमाल हो रहे थे, वो यहाँ नहीं हो रहे हैं। इन सब के बाद यह सवाल उठकर आ रहा है कि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेता। फिलहाल बिटकॉइन की बहुत सी तकनीकी चुनौतियों के कारण प्रूफ ऑफ स्टेक पर स्विच करना नामुमकिन सा लगता है, और अगर वो स्विच करता भी है, फिर भी ये उन लोगों के लिए डिसएडवांटेज होगा जिन्होंने अब तक अपना इतना वक्त और एफर्ट्स बिटकॉइन माइन करने में लगाया है। सो आई होप आपको ये वीडियो का टॉपिक समझ आया हो और अच्छा लगा हो।
अगर आपके कोई भी सवाल या क्वेश्चंस है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे वो पूछ लीजिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ही एनर्जी कंज्यूम होती है। आने वाले समय में मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक ट्रैप्स। मैं हूं समीरा और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स का एक नया एपिसोड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉइन्स और टोकन के बीच के डिफरेंस की। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले नए लोगों के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि कॉइन क्या है और टोकन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। सो इनके बीच का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, सो दैट आप इन दोनों का सही से इस्तेमाल कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं कॉइन से। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में कॉइन्स वो होते हैं जिनका इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिटकॉइन। कॉइन्स को आप एग्जैक्टली करेंसी जैसे यूज कर सकते हो। इनफैक्ट कॉइन्स डिजिटल करेंसी ही है। एक कॉइन के सारे फीचर्स मनी से मिलते जुलते हैं, जैसे कि पोर्टेबल, ड्यूरेबल, लिमिटेड सप्लाई और यहाँ तक कि पेमेंट के वक्त वर्चुअल वर्ल्ड में मनी का ही काम करते हैं एंड नथिंग एल्स। सो दूसरी तरफ आते हैं टोकन्स। टोकन्स वो होते हैं जो कि पहले से बने ब्लॉकचेन पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम टोकन कहते हैं। इनका काम कॉइन्स जैसे पेमेंट करना भी होता है, लेकिन इसकी ये खास बात है कि टोकन के ओनर्स को नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलता है। एंड इन शॉर्ट, टोकन एक कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट करने जैसा ही है। चलिए अब आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। आप मॉल के फूड कोर्ट्स में तो गए ही होंगे। वहां पे हमें एक कार्ड इशू होता है और वो कार्ड हम रुपीस यानी कि अपनी करेंसी में इशू कराते हैं। यहाँ वो कार्ड को हम मान लेते हैं टोकन और रुपीस है हमारे कॉइन। दोस्तों, ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक फूड कोर्ट में ही पेमेंट करने के लिए यूज हो सकता है और कहीं भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ करेंसी से आप कहीं भी परचेज और सेल कर सकते हैं। तो टोकन का काम सिर्फ उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए ही है, उससे ज्यादा नहीं। आप टोकन को किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या एक इकोसिस्टम में ही यूज कर सकते हो। टोकन और कॉइन का एक एग्जांपल है ERC-20, एक टोकन जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर क्रिएट किया गया है। एंड इथेरियम है एक कॉइन जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है। एंड दैट्स इट। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, वो भी बड़े ही आसानी से। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेक ट्रैप्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं समीरा आप सभी से लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। दैट वाज इंटरेस्टिंग। और मैं तो भूल गई थी कि हमने वो टॉपिक भी कवर करा था, प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, जो कि काफी डिफिकल्ट था और हमने बहुत ही आसान तरीके से लोगों को उसको समझाया है। Yeah, that's nice. वैसे NFTs में इस साल बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है, एंड आई नो समहाउ कि 2022 में भी रहेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल रहेगा यार, क्योंकि फिलहाल तो हमने जो भी NFT से रिलेटेड खबरें इन तक पहुंचाई हैं, उसका हम एक रिकैप देख लेते हैं। Yeah, sure. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक ट्रैप्स। मैं हूं समीरा और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स। दोस्तों, क्रिप्टो फिल्टर्स में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से NFT की। हमने अपने पुराने वीडियो में आपको विस्तार में NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन के बारे में बताया था और हमें उम्मीद है कि उस वीडियो से आपको NFT के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक किसी कारणवश नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को हमारे YouTube चैनल टेक ट्रैप्स पर जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन से भी लिंक ले सकते हैं। आज हम आपको भारत में बढ़ते NFT के बारे में बताएंगे। कैसे कई बड़ी कंपनियां और बड़े सेलिब्रिटीज NFT से जुड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार NFT से जिस बड़े शख्स का नाम जुड़कर सामने आ रहा है वह है इंडियन क्रिकेट टीम का उभरता विकेटकीपर ऋषभ पंत, जो IPL में दिल्ली टीम के कप्तान भी हैं। दरअसल ऋषभ पंत ने रैरियो के NFT के लिए एक्सक्लूसिव डील साइन की है। अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि रैरियो क्या है, तो आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि रैरियो एक डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट थीम नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFT से जुड़ा है।
रारियो क्रिकेट फैंस को पिच या पिच के बाहर किन्हीं खास पलों के लिए NFT का एक अच्छा कलेक्शन ऑफर करता है। ऋषभ पंत ने रारियो के साथ जो डील की है उसके मुताबिक रारियो के पास अब ऋषभ पंत के स्पेशल मोमेंट्स के लिए NFT क्रिएट करने का लाइसेंस होगा। इसमें नए और पुराने सभी मोमेंट्स कवर किए जाएंगे और फिर फैंस के बीच इसका ऑक्शन कराया जाएगा। आपको बता दें कि रारियो कई इंटरनेशनल लीग से भी करार है और इसके साथ कई दूसरे खिलाड़ियों ने भी पार्टनरशिप कर रखी है। यकीनन जिस तरह NFT का क्रेज बढ़ रहा है उससे आगे आने वाले दिनों में कई और बड़ी हस्तियां इससे जुड़ती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके बारे में हम आपको जरूर अपडेट करते रहेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने एक ऐसी बड़ी हस्ती का जिक्र किया था और अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम आपको उन महान हस्ती और NFT कनेक्शन के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। क्रिप्टो से जुड़े नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल टेक ट्रैप्स को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज मी समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स। क्रिप्टो फिल्टर्स में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से NFT की, लेकिन ये वीडियो है कार लवर्स के लिए और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। हमने पिछले की 2 वीडियोस में आपको विस्तार में NFT के बारे में बताया था एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से NFT के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। आज हम आपको दुनिया में बढ़ते NFT के बारे में बताएंगे, कैसे कई बड़ी कंपनियां और बड़े सेलिब्रिटीज NFT से जुड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैकलेरन रेसिंग के बारे में तो आपने सुना होगा। जी हाँ, आपने सही सोचा। F1 रेस में दौड़ती ब्रिटिश मोटर रेसिंग मैकलेरन की कारें। मैकलेरन रेसिंग एक पॉपुलर ब्रिटिश रेसिंग टीम है और दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी एक्टिव फॉर्मूला 1 टीम है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैकलेरन रेसिंग का भला NFT से क्या लेना देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है वाला डायलॉग। लेकिन हम आपको बता दें कि मैकलेरन रेसिंग ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहां फैंस और कलेक्टर्स मैकलेरन रेसिंग ब्रांडेड डिजिटल कलेक्टेबल्स या नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि NFT खरीद सकते हैं। मैकलेरन रेसिंग कलेक्टिव नाम का ये प्लेटफॉर्म आने वाले समय में खास मैकलेरन रेसिंग कलेक्टेबल्स रखने की एक जगह बनेगा। यहाँ पर NFT जमा करने वालों को MCL 35M 2021 फॉर्मूला 1 रेस कार के अलग अलग कंपोनेंट्स को खरीदने की फैसिलिटी भी मिलेगी, जिसे मैकलेरन रेसिंग द्वारा जनरेट की गई ऑफिशियल CAD से बनाया गया है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कलेक्टिव प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले पहले 5000 फैंस को पहला डिजिटल कंपोनेंट फ्री में गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मैकलेरन रेसिंग कलेक्टिव को टेजोस पर बनाया गया है। इसे एनर्जी एफिशिएंट ब्लॉकचेन कहा जाता है और ये मैकलेरन का ऑफिशियल टेक्निकल पार्टनर भी है। मैकलेरन रेसिंग के साथ दोनों लिमिटेड डिजिटल एसेट्स को बनाने की सुविधा दे रहा है, जिससे फैंस टीम के अपने हिस्से को खरीद सकें। फुल डिजिटल MCL 35M पूरा करने वाला पहला व्यक्ति 2022 फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए एक VIP ट्रिप जीतेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग भी लगा होगा, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। क्रिप्टो से जुड़े नए वीडियोस देखने के लिए आप ऑब्वियसली हमारे चैनल टेक ट्रैप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स।
दोस्तों क्रिप्टो फिल्टर्स में आज हम बात करेंगे WWE की। अब आप सोच रहे होंगे कि चैनल तो क्रिप्टो और टेक्नोलॉजी का है और बात हो रही है WWE की, तो क्या हम सही चैनल पर हैं? तो आपको बता दूं कि आप एकदम सही चैनल पर आए हैं, यानी कि टेक ट्रैप्स। दोस्तों आज हम आपको WWE NFT के बारे में बता रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको पुराने वीडियोस में NFT के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, जो है नॉन फंजिबल टोकन। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो की लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि किस तरह इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत ने NFT डील साइन की है। इसके अलावा इस तरह के NFT के साथ बॉलीवुड सुपरस्टार यानी कि अमिताभ बच्चन भी जुड़ चुके हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, जो है WWE NFT के बारे में। WWE को रेसलमेनिया और समर स्लैम के लिए जाना जाता है। दरअसल WWE जल्द ही अपना NFT मार्केट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जहां से फैंस डिजिटल टोकन खरीद सकेंगे। WWE ने इसके लिए ब्लॉकचेन क्रिएटिव लैब्स, फॉक्स एंटरटेनमेंट और बेंटो बॉक्स एंटरटेनमेंट्स के साथ एक डील साइन की है। ये डील WWE को NFT बनाने की परमिशन देगा। इस NFT मार्केटप्लेस का नाम क्या होगा और इसे किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही इसे लेकर कोई अपडेट होगी तो हम आपको अपने चैनल पर जरूर बता देंगे। हालांकि मार्केट प्लेस एल्यूवियोस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, जहां से फैंस परचेज, ट्रेड, सेल और डिजिटल टोकन्स को स्टोर कर पाएंगे। WWE NFT खरीदने के लिए यूजर्स को एल्यूवियो के जरिए एक सिक्योर WWE डिजिटल वॉलेट बनाना होगा। WWE NFT काफी पॉपुलर हो सकते हैं क्योंकि भारत समेत दुनिया भर में इसकी काफी बड़ी तादाद में फैंस हैं। और ऐसे में ये फैंस के लिए WWE यूनिक चीजों को अपने पास स्टोर रखने में काफी कारगर साबित होगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और आपको सारी जानकारियां भी मिल गई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आगे हम और भी पॉइंट्स पर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सब्सक्राइब टू टेक ट्रैप्स और इस वीडियो को लाइक करके हमें टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देना ना भूलें। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। समीरा, वैसे तुम्हारा फेवरेट टोकन कौन सा है? ऑब्वियसली यार शिबा इनू। बाय। पहली बात तो ये है कि शिबा इनू काफी ट्रेंडिंग पर रहा है इस साल, एंड इसके इतने सारे मैंने वीडियो शूट कर लिए हैं कि मुझे इससे एक बहुत ही अलग लगाव हो गया। ओके। एंड वन मोर थिंग, शिबा इनू का तुमने लोगो देखा है? यार दैट वाज सो क्यूट, इसलिए आई लव्ड इट द मोस्ट। एंड अब इसकी इतनी बात हो ही गई है गाइस, यानी कि शिबा इनू की, तो इसके कुछ वीडियोस भी हम देख ही लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो फिल्टर्स में शिबा इनू कॉइन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन, इथेरियम और डॉजकॉइन की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अब लोग इसे सस्ती क्रिप्टो करेंसी का विकल्प तलाश रहे हैं, जो उन्हें पैसा बनाकर दे सके। तो ऐसे में कई लोगों की तलाश खत्म हो रही है शिबा इनू कॉइन पर, जो अभी काफी सस्ता है और एक दिन में 100% के हिसाब से बढ़ता भी देखा गया है। शिबा इनू को शिबा टोकन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जिसे 2020 अगस्त में एक एनोनिमस पर्सन रायोशी द्वारा बनाया गया था। पिछले कुछ दिनों में शिबा इनू का मार्केट कैप इतना बढ़ गया था कि वे डॉजकॉइन को पछाड़कर दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गया था। डॉजकॉइन सबसे पहले मीम करेंसी कॉइन था, जिसके बाद शिबा इनू को क्रिएट किया गया था। दोस्तों हम पहले ही मीम करेंसी पर बेस कॉइन्स का एक सेपरेट वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर इन्फो बटन पर भी मिल जाएगा। शिबा इनू का मार्केट कैप एक समय 51.6 अरब डॉलर से अधिक का हो गया था। डॉलर की भाषा में भले ही आपको इसकी वैल्यू ना पता चल पाई हो, लेकिन इसको अगर सरल भाषा में कहूँ तो शिबा इनू का मार्केट कैप देश की दिग्गज टेक कंपनी विप्रो, HCL और दिग्गज पेंट कंपनी एशियन पेंट से अधिक हो गया था।
शिबा इनू के बढ़ने की एक वजह ये भी है कि इस कॉइन को फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी रॉबिनहुड मार्केट्स इंक पर लिस्ट करने की मांग उठ रही है। इसको लेकर पिछले कई दिनों से change.org वेबसाइट पर पिटीशन चलाया जा रहा है। जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब एक शिबा इनू की कीमत भारतीय रुपए में 0.00516 थी। आसान सी भाषा में समझाओ तो आपको इस कीमत पर 1000 रुपीज में 1,78,062 कॉइन्स मिल जाएंगे। ऐसे में अगर किसी दिन सुना है जल्द ही एक शिबा इनू की कीमत 1 रुपए हो जाती है तो आपका 1000 रुपए का निवेश 1,78,062 रुपीज हो जाएगा। होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर आप भी शिबा इनू के फैन हैं और इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक ट्रिप्स। दिस इज मी समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्रिप्टो फिल्टर्स में आज हम एक बार फिर से बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। जिन लोगों ने भी शिबा इनू कॉइन में निवेश किया है या फिर ये इसमें निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो मौजूदा इन्वेस्टर्स के लिए उनकी वेल्थ को बढ़ाने का काम और नए इन्वेस्टर्स को इस कॉइन में निवेश करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। जी हाँ, अमेरिका की बड़ी मूवी हॉल चेन कंपनी AMC थिएटर्स पेमेंट ऑप्शंस को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसमें इसके क्रिप्टो पोर्टफोलियो का विस्तार हो सकता है। जिन लोगों को AMC थिएटर्स के बारे में नहीं पता है वे भारत में इसको PVR से भी समझ सकते हैं, जहां आप मूवी देखने जाते हैं। हालांकि मार्केट कैप के मामले में AMC थिएटर्स काफी बड़ी है। AMC थिएटर्स के CEO एडम एरन ने ट्विटर पर एक पोल पोस्ट करते हुए पूछा है कि क्या शिबा इनू को स्टेट में मूवी टिकट और अन्य सर्विसेज देने के लिए पेमेंट ऑप्शन के रूप में वैलिड करना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले AMC थिएटर ने डॉजकॉइन को पेमेंट के तौर पर पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। क्रिप्टो मार्केट में भले ही डॉजकॉइन को मीम करेंसी के तौर पर सबसे पहले डेवलप किया गया हो, लेकिन इसके 7 साल से ज्यादा समय के बाद लॉन्च होने वाले शिबा इनू कॉइन की पॉपुलैरिटी लगातार तेज हो रही है। कॉपीकैट वाले टैग के बाद भी शिबा इनू पॉपुलैरिटी के मामले में डॉजकॉइन से ऊपर चला गया था। मीम बेस्ड ये क्रिप्टो कॉइन दुनिया की टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में शामिल है। 29 अक्टूबर को CEO एडम एरन ने ट्विटर पर ये पोल किया था और उसके बाद से इस पोस्ट को लगभग 20,000 लाइक्स मिल चुके हैं। एडम एरन ने अपने पोल में यूजर्स को 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से यस शिबा इनू फॉर श्योर ऑप्शन को 81% लोगों ने चुना है। शिबा इनू को शिबा टोकन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जिसे सन 2020 अगस्त में एक एनोनिमस पर्सन रायोशी द्वारा बनाया गया था। AMC थिएटर में शिबा इनू को पेमेंट ऑप्शन के लिए एक्सेप्टेंस मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये इसके प्राइस को बढ़ाने के लिए काफी होगा। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारी जानकारियां मिल गई होंगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे हम और भी कॉइन्स पर वीडियोस लेकर आने वाले हैं। सो सब्सक्राइब टू टेक ट्रिप्स और इस वीडियो को लाइक करके हमें टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देना ना भूलें। अब मैं समीरा लेती हूँ आपसे इजाजत। अलविदा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स। दोस्तों, क्रिप्टो फिल्टर्स में आज हम बात करेंगे फिर से शिबा इनू कॉइन के बारे में। मीम क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पर शुरू हुआ शिबा इनू कॉइन इन दिनों काफी सुर्खियों में है। एक तरह जहां इसकी पॉपुलैरिटी और एंगेजमेंट ने अपने से बड़ी क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन को पीछे छोड़ दिया है, वही शिबा इनू एक समय टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में शामिल हो गया था। अब कम्युनिटी इनिशिएटिव के चलते इसकी पॉपुलैरिटी में और अधिक बढ़ोतरी होने वाली है।
क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू, जो कि शिब नाम से भी जाना जाता है, उसकी अब अपनी कॉफी कंपनी है जो कस्टमर्स को शिब ब्रांडेड कॉफी खरीदने के साथ शिबा इनू को बर्न करने में भी मदद करता है। ये वही बर्निंग मैकेनिज्म है जिसके बारे में हम आपको सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, और अगर आपने अभी तक बर्निंग मैकेनिज्म का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि बर्निंग मैकेनिज्म से आखिर कैसे क्रिप्टो करेंसी की कीमतें बढ़ती हैं। नवंबर में शुरू हुए शिब ब्रांडेड कॉफी में कई तरह के ब्रांडेड शिब कॉफी मिल रही हैं। यहाँ पर कॉफी की कीमतें $16.99 से शुरू है, यानी कि भारतीय रुपए में इसकी कीमत है 1260 रुपए। कस्टमर यहाँ से शिब कॉइन में भी कॉफी को खरीद सकते हैं। कंपनी की इनकम का 10% शिबा बर्निंग में भेजा जाता है। शिबा इनू कम्युनिटी यानी शिबा आर्मी इससे पहले भी कई टोकन बर्निंग प्रोजेक्ट को होस्ट कर चुकी है। बर्निंग प्रोजेक्ट में शिब बर्निंग प्लेलिस्ट, ब्रिक्स बस्टर जैसे मोबाइल गेम भी चलाए जा रहे हैं। बर्निंग प्रोजेक्ट का मकसद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शिबा इनू कॉइन के सर्कुलेशन को कम करना है, जिससे फ्यूचर में इसके प्राइस में स्टेबिलिटी लाई जा सके। ये मैकेनिज्म उस करेंसी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता है, जिससे भविष्य में कॉइन की संख्या में कमी हो जाती है। इससे कॉइन के प्राइस में तेजी आने की काफी उम्मीद भी की जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको सारी जानकारियां मिल गई होंगी शिब कॉफी से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी सवाल है या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। सो सब्सक्राइब टू टेक ट्रैप्स और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। वेट अ सेकंड, मैंने तो अपना फेवरेट टोकन बता दिया है, लेकिन तुम्हारा कौन सा है? मेरा फेवरेट टोकन तो नहीं, मेरा फेवरेट कॉइन है, जिसका डिफरेंस तो सबको पता ही है। मेरा फेवरेट कॉइन है बिटकॉइन। हालांकि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इट रैंक्स नंबर 1 एंड इट इज ऑलवेज ऑन ट्रेंडिंग। एंड दैट गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि इस पे हमने काफी ज्यादा वीडियोस भी बनाई हैं। और वीडियोस बनाई हैं वो भी हमने इतने डिटेल में बताई कि हमें व्यूअर्स को काफी आराम से समझ में आ गई। सो लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड यानी सोने की बजाय बिटकॉइन एक बेटर हेज है इन्फ्लेशन के टाइम में। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा कह रही है यूएस यानी अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म JP मॉर्गन। ये न्यूज तो आपके पास पहुंच ही गई होगी, और अगर नहीं पहुंची तो अब आपको पता है। वैसे एक छोटी सी स्टेटमेंट में कई कंफ्यूज कर देने वाली टर्म्स और बातें हैं, जैसे कि हेज, इन्फ्लेशन, और सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों। देखिए, साफ और सिंपल शब्दों में इन्फ्लेशन को डिस्क्राइब करूं तो वह है महंगाई, वही जिससे हम सभी परेशान हैं। अब बात आती है हेज पर, जो बहुत हद तक इंश्योरेंस जैसा है। हाँ, उससे काफी फीचर्स इंश्योरेंस से अलग हैं, लेकिन एक चीज है जिसमें वह दोनों एक ही है। हेज वे इंस्ट्रूमेंट है जो आपको फ्यूचर में आने वाले लॉसेस की भरपाई करने में काम आती है। हेज को आप अपना वह दोस्त कह सकते हैं जो आपकी मुसीबत कम तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी मुसीबत के वक्त आपके काम आता है। हेज समझ गए होंगे आप, तो अब बात करते हैं JP मॉर्गन के स्टेटमेंट की। इन्वेस्टर को बिटकॉइन एक बेहतर हेज लगता है गोल्ड के मुकाबले। अब चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा क्यों है। मान लीजिए कि मजनू भाई एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था और घुंगरू सेठ ने बिटकॉइन पर। अब अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ गई, यानी कि महंगाई बढ़ गई। अब सालों से लोग गोल्ड को मुसीबत के काम आने वाली वस्तु की तरह लेते हैं, और इसलिए महंगाई बढ़ने के साथ लोग गोल्ड खरीदने की बजाय बेचने लगते हैं। अब मार्केट में गोल्ड की डिमांड होगी कम और सप्लाई ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब है कि गोल्ड के प्राइस होंगे कम और मजनू भाई का होगा घाटा। वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन के टाइम बिटकॉइन के बढ़ते दाम देखकर यंगस्टर्स ने भी उसमें इन्वेस्ट करने की सोची, और सोचे भी क्यों ना, क्योंकि आजकल गोल्ड से ज्यादा बिटकॉइन सबके मुंह पर है। तो बिटकॉइन खरीदने वाले लोग हो गए ज्यादा और बेचने वाले हो गए कम। मतलब डिमांड हो गई ज्यादा और सप्लाई कम।
जिससे बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई और घुंगरू सेठ को हो गया फायदा। ऐसे ही इंसिडेंट्स देखते हुए इन्वेस्टर का भरोसा गोल्ड से उठ चुका है। अब अगर इस एग्जाम्पल से बिल्कुल हटकर बात करें तो सितंबर 2021 में इन्फ्लेशन की वजह से जहां गोल्ड की वैल्यू गिर गई थी, वहीं बिटकॉइन की वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिला। अब क्या है कि इंसान बड़ा ही भोला है, वह जो देखे उसी तरीके से डिसीजन ले लेता है और इसलिए बहुत से इंस्टीट्यूशंस को गोल्ड की बजाय बिटकॉइन में बेटर हेज दिखता है इन्फ्लेशन के वक्त। मैं एक और बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि दोस्तों, जो दिखता है वो ही बिकता है और ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बहुत सटीक बैठता है। अगर आप देखें तो हर जगह बड़े इन्वेस्टर्स बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, जिस वजह से आज बिटकॉइन की तरफ इतना ज्यादा ट्रैफिक है और इसलिए ये उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है या वो लोग जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिटकॉइन की बढ़ती पॉपुलैरिटी में एक हाथ यूएस और ऐसे अन्य देशों का भी है जो चाइना के नक्शे कदम पर ना चलकर बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने की दिशा में काम कर रहे हैं और यही सारी बातें हैं जिस वजह से जेपी मॉर्गन का ये स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है। तो दोस्तों, हमारा काम यहीं पूरा हुआ, लेकिन आपका काम यहीं से शुरू होता है। अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोचें। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल टेक ट्रैप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाली घंटी बजाना मत भूलिए ताकि जब मैं एक नए वीडियो लेके आऊं तो आपके फोन की भी घंटी बजे। जल्दी मिलते हैं ऐसी एक और रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स। फ्रेंड्स, क्रिप्टो फिल्टर्स में आज हम बात करेंगे बिटकॉइन से जुड़े सबसे बड़े नाम के बारे में। आपको ये तो पता है कि सतोशी नाकामोटो को बिटकॉइन के जनक के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये इनका असली नाम नहीं है बल्कि काल्पनिक नाम है। जिस समय सतोशी नाकामोटो ने 2009 में पहला बिटकॉइन बनाया था तो उन्हें भी ये मालूम नहीं होगा कि इस कॉइन को इतनी हाइप मिलेगी कि इसकी कीमत $65,000 के पार चली जाएगी। हालांकि नाकामोटो द्वारा बनाए गए इन बिटकॉइन की कीमत अब लाखों डॉलर के पार पहुंच चुकी है। वेल अलर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन बनाने के बाद सतोशी नाकामोटो ने कुल 11,25,150 बिटकॉइन की माइनिंग की, जो मौजूदा वक्त में दुनिया की सबसे कीमती क्रिप्टो करेंसी है। एक बिटकॉइन की कीमत इस वीडियो के बनाने तक लगभग 48 लाख रुपए थी। ऐसे में आज इन कॉइन की कीमत $66 बिलियन, लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि जो टोकन उस वक्त उन्होंने बनाए थे, क्या अब इस पर किसी का दावा किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा इस बात का भी पता नहीं है कि क्या बिटकॉइन के निर्माण के लिए सिर्फ सतोशी नाकामोटो केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है या इसे कई लोगों के लिए ग्रुप ने मिलकर तैयार किया था। सतोशी नाकामोटो के द्वारा बनाए गए बिटकॉइन अभी तक वैसे ही हैं, उन्हें खर्च नहीं किया है। वहीं इससे पहले पेपल के को-फाउंडर पीटर थील ने एक बयान में कहा था कि वे शायद अनजाने में साल 2000 में सतोशी नाकामोटो से मिले होंगे। पीटर थील के अनुसार लगभग 21 साल पहले उन्होंने 200 लोगों के एक ग्रुप से मुलाकात की थी जो सेंट्रल बैंकों की मोनोपोली को चुनौती देने के साथ एक नए करेंसी सिस्टम को प्रमोट करना चाहते थे। थील का मानना है कि सतोशी नाकामोटो उस ग्रुप में से कोई हो सकता है। इसके अलावा हंगरी में सतोशी नाकामोटो का एक स्टैच्यू भी लगाया गया। अगर आप भी सतोशी नाकामोटो के स्टैच्यू को देखना चाहते हैं तो वर्चुअली तो हम आपको यहाँ दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप इसे करीब से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हंगरी तो जाना ही होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपके मन में अभी भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में बिटकॉइन के प्राइसेस में इतने उतार चढ़ाव आए हैं
कि हर किसी की बिटकॉइन को लेकर एक नई राय बन चुकी है। इसी में एक राय या फिर प्रेडिक्शन की है अमेरिका के एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जेपी मॉर्गन ने, जिन्होंने हाल ही में बिटकॉइन को गोल्ड से बेटर हेज बताया था। इस बारे में हम एक वीडियो भी बना चुके हैं। तो आज मैं समीरा क्रिप्टो फिल्टर्स पर बात करूंगी जेपी मॉर्गन के एक नए स्टेटमेंट की, जो बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जेपी मॉर्गन के नए प्रेडिक्शन के अनुसार बिटकॉइन का प्राइस लॉन्ग टर्म में $1,46,000 और शॉर्ट में $73,000 में पहुंचा जा सकता है। मतलब कि आज की डेट के हिसाब से उसका डबल। उनके हिसाब से अगर बिटकॉइन के प्राइसेस में बदलाव हुआ और इन्वेस्टर्स ने गोल्ड के बजाय बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, तब बिटकॉइन उनके बताए प्रेडिक्शन के प्राइस पर पहुंच सकता है। अब ऐसा कैसे होगा और क्यों, ये जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट निकोलस पेनिग्रिड्ज़ोग्लो ने समझाया है। चलिए जानते हैं कैसे। निकोलस के मुताबिक डिजिटल एसेट्स अभी बहुत डिमांड में है, लेकिन पिछले 12 महीने तक उसमें निवेश करना इतना फायदेमंद नहीं था, क्योंकि बिटकॉइन इस वक्त बहुत ज्यादा खरीदा जा रहा है। दूसरा रीजन, जैसे कि हम अपने पहले के वीडियोस में भी बता चुके हैं कि जब सितंबर और अक्टूबर के वक्त इन्फ्लेशन पीरियड आया था, तब ये देखा गया था कि गोल्ड जैसे सेफ एसेट का दाम भी गिर गया है, लेकिन वही बिटकॉइन में कुछ खास गिरावट नहीं दिखाई दी, जिस वजह से जेपी मॉर्गन की तरफ से ये स्टेटमेंट भी निकल कर आया था, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि बिटकॉइन गोल्ड के बदले एक बेहतर हेज साबित होता है। इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए निकोलस पेनिग्रिड्ज़ोग्लो का मानना है कि गोल्ड के इसी फेलियर की वजह से बिटकॉइन की डिमांड इन्वेस्टर्स में बढ़ सकती है। अब अगर यही सब को ध्यान में रखते हैं तो इन्वेस्टर्स की भीड़ गोल्ड की बजाय बिटकॉइन में जाएगी, जिससे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को बहुत फायदा होने वाला है और इनकी की गई प्रेडिक्शन भी सच हो सकती है। दोस्तों, इस एनालिस्ट के माने तो बिटकॉइन 2022 तक $73,000 तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन अगर आज के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखें तो बिटकॉइन की सही कीमत है $35,000, यानी कि तकरीबन 27 लाख रुपीस। बिटकॉइन इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि उसका प्राइस $1,46,000 तक बढ़ना या फिर 30,000 तक घटना दोनों ही जायज है। तो दोस्तों, हमारा काम यही खत्म होता है। क्रिप्टो फिल्टर्स का काम है आप तक खबर पहुंचाना। उस खबर से अपनी ट्रेडिंग का डिसीजन लेना पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है। एंड दैट इज व्हाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भले ही भारत समेत दुनिया भर की सरकारों ने अपना स्टैंड साफ नहीं किया है, लेकिन इसको लेकर अब धीरे धीरे कई देशों में अडॉप्शन रेट बढ़ रहा है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी स्तुति और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद अ यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स। क्रिप्टो फिल्टर्स में आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के इंक्रीजिंग प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी भले ही लीगल दर्जा नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में काफी बड़ी मात्रा में निवेश किया है। हाल में एक रिपोर्ट से पता चला था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी ओनर्स की संख्या दुनिया भर में सबसे अधिक है। हमने कुछ समय पहले इस पर एक वीडियो भी बनाया था, होप आपने उसे जाकर जरूर देखा होगा। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देखिएगा जरूर। खैर, इन्वेस्टर्स की बड़ी पॉपुलेशन का मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों के बीच काफी क्रेज है। लोग समझना चाहते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है और कैसे ये फ्यूचर की एसेट क्लास बन सकती है। अब अगर मैं कहूँ कि जल्द ही क्रिप्टो करेंसी को भी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, भले ही मेरे जैसे कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स और केमिस्ट्री की इक्वेशन समझ में ना आए, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में बच्चों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी पढ़ना पड़े। जी हाँ, न्यूयॉर्क के मेयर
एरिक एडम्स को लगता है कि अब समय आ गया है जब स्कूलों में क्रिप्टो करिकुलम को शामिल कर लिया जाना चाहिए और बच्चों को इसके बारे में पढ़ाना चाहिए। CNN को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने यह बात कही है, जिसपे उन्होंने कहा है कि बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि एरिक एडम्स एक बड़े क्रिप्टो फैन हैं और वह इसके फ्यूचर को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। एरिक एडम्स ने अभी नवंबर में ही काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। उन्होंने कहा था कि वह बिटकॉइन में अपनी पहली 3 सैलरी लेना चाहेंगे। अब फाइनली वो ऐसा करते हैं या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूयॉर्क के मेयर बनने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के क्रिप्टो इंडस्ट्री का सेंटर बनने की ओर भी इशारा किया है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या क्रिप्टो करेंसी को भारत में भी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट्स पर हमें जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपकी कोई भी सवाल या फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिए। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। अब मैं स्तुति लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी और नई वीडियोस के साथ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर, जो कि है एल साल्वाडोर की बिटकॉइन सिटी। जी हाँ, एक ऐसा शहर जो पूरी तरीके से दुनिया के सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पर बेस्ड होने वाला है। जैसे ही प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने ये न्यूज़ अनाउंस की, उसी वक्त से लोगों में दिलचस्पी जाग चुकी है कि कैसा होगा ये देश, कहाँ होगा और वगैरह वगैरह। आई एम श्योर कि आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि एल साल्वाडोर दुनिया का वो पहला देश है जहां बिटकॉइन एक लीगल टेंडर है। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से लेकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। When Alexander the Great was conquering the world, they established this Alexandrias. The idea behind it was these Alexanders be like the beacons of hope for the rest of the world. You know, if you want Bitcoin to spread all over the world, we should build some Alexandrias, right? So we were talking about building a park before, but that idea is gone. We're not building the park. I thought we are building a park. No, we're not. Sorry. So we were thinking of building Bitcoin City. एल साल्वाडोर एक ऐसा देश है जिसके बारे में 1 साल पहले तक किसी को पता नहीं था कि वो मैप पर है या नहीं। उसी के बारे में ये खबर सामने आई है कि एल साल्वाडोर द्वारा एक बिटकॉइन सिटी तैयार होने वाली है, जो शुरुआत में पूरी तरीके से बिटकॉइन बैक्ड बॉन्ड से फंडेड होगी। ये शहर गल्फ ऑफ फोस्निया के किनारे एक कॉन्चागुआ वोल्केनो के पास स्थित होगा। वोल्केनो के पास स्थित होने की एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि जियोथर्मल एनर्जी से लाभ उठाना। इससे शहर को पावर करने में और बिटकॉइन माइनिंग दोनों में ही बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही इस तरीके से जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा, व्हिच इज सो ग्रेट। वैसे ये तरीका एल साल्वाडोर के लिए नया नहीं है, क्योंकि एल साल्वाडोर पहले से ही टेकापा वोल्केनो के बगल में एक जियोथर्मल एनर्जी प्लांट से बिटकॉइन माइनिंग करने का पायलट प्रोग्राम चला रहे हैं। रियूटर्स की माने तो इस शहर का नक्शा एक कॉइन जैसा होगा, जिसके बीच होगा एक सिटी सेंटर। इस सिटी सेंटर पर होगा एक बड़ा सा विशालकाय बिटकॉइन सिंबल। सबसे मजेदार बात तो ये होने वाली है कि शहर के निवासियों को किसी भी तरीके का इनकम, प्रॉपर्टी, कैपिटल या गेन्स, यहाँ तक कि पेरोल टैक्स भी नहीं भरने होंगे। जो टैक्स आपको भरना होगा वो होगा वैल्यू एडेड टैक्स, जिसका आधा इस्तेमाल होगा म्युनिसिपल बॉन्ड्स में और बचा म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और गौर करने की बात तो ये है कि शहर का निर्माण फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा।
तो अब जान लेते हैं कि शहर में क्या क्या फैसिलिटीज होंगी। अभी की माने तो फिलहाल यहाँ होंगे रेसिडेंशियल एरियाज, पोर्ट्स, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स। साथ ही साथ इसके अलावा होंगे डिजिटल एजुकेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। प्रेसिडेंट बुकेले ने कहा है कि वो ये बॉन्ड 2022 में 60 दिन के अंदर इशू कर देंगे। इस $1 बिलियन के बॉन्ड में से आधे यानी कि $500 मिलियन इस्तेमाल होंगे इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में और आधे इस्तेमाल होंगे बिटकॉइन माइनिंग में। पहले 10 साल का बॉन्ड होगा जो कि वॉल्केनिक बॉन्ड कहलाएगा। इसी $1 बिलियन के बॉन्ड में से 6.5% बिटकॉइन खरीदने में इस्तेमाल करेंगे। बॉन्ड के 5 साल के लॉकअप के बाद एल साल्वाडोर अपने इन्वेस्टर्स को एडिशनल कूपन्स भी देंगे। दोस्तों, ये बॉन्ड्स लिक्विड नेटवर्क्स के थ्रू इशू होंगे जिसकी वजह से छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, थी ना एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज। इस सिटी को लेकर आगे अगर कोई भी न्यूज होगी तो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। टिल देन, मैं समीरा आपसे लेती हुई इजाजत। अलविदा, बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स और मैं हूं आपकी होस्ट समीरा सिद्दीकी। चाइना के क्रिप्टो करेंसी बैन के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश दिखाई दिया था, स्पेशली बिटकॉइन में। साथ ही साथ बिटकॉइन का हैश रेट भी काफी स्तर तक कम हो गया था, लेकिन आज एक गुड न्यूज सामने आ रही है और आज उसी के बारे में हम बात करते हैं। बिटकॉइन माइनिंग हैश रेट अब अपने स्तर पर पूरी तरह से उस वक्त से ठीक हो गया है जब चीन ने मई में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, माइनिंग और सभी संबंधित गतिविधियों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। हैश रेट क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करते समय प्रति सेकंड आवश्यक कंप्यूटेशनल शक्ति का एक मेजर है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक माइनिंग की स्पीड है। बिटकॉइन के मामले में जितनी ज्यादा माइनिंग चल रही है, हैश दर उतनी ही अधिक है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब हैश दर तेज होती है तो प्रति सेकंड ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग की संभावना बढ़ जाती है। और दिलचस्प बात तो ये है कि अप्रैल में पीयर रिव्यू जर्नल नेचर कम्युनिकेशन द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार चीन में बिटकॉइन माइनिंग का 75% से अधिक हिस्सा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंस द्वारा कंपाइल्ड डेटा के अनुसार चाइना अप्रैल में दुनिया के सभी बिटकॉइन खनन के 75% तक को नियंत्रित करने से लेकर जुलाई 2021 तक इंडस्ट्री में जरा सा भी योगदान नहीं करने तक चला गया। हालांकि माइनर्स ने अब नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेशन कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बिटकॉइन हैश दर अपने मई के स्तर पर लौट आई है। शुक्रवार तक BTC.com के डेटा से पता चलता है कि बिटकॉइन ने तब से उन नुकसानों की भरपाई कर ली है, जो नेटवर्क के ड्यूरेबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। सो दोस्तों, थी ना ये एक कमाल की खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यानी कि टेक ट्रैप्स को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो मैं कल मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय। वैसे आजकल ये दिखने में कितना आसान लगता है ना कि वीडियोस कितनी आसानी से बन गई, बट दैट्स नॉट अ फैक्ट। No, it's very tough. एग्जैक्टली, क्योंकि वीडियोस के पीछे हमने काफी मेहनत करी एंड वी लर्न अ लॉट। उसी के साथ हमारे बिहाइंड द सीन्स और ब्लूपर्स बने, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था ना, वो ना। तूने दिखा दे क्या? एग्जैक्टली। Let's have a look. फोकस को नहीं मिल गया। एक काम करो, इस वाले को सेव कर दो, नेक्स्ट वो ले लो फ्रेम, फिर यहाँ से बोल दो। बैग भी है? नहीं, CBD से तो उसका फुल फॉर्म हुआ ना। हाँ, तो ये बैग वाला क्या है? Mobile bag मतलब कि? डेट की थी पता नहीं, सर ने बोला बोल दो, नहीं पता क्या। चलो अब जल्दी से दोनों कर लेते हैं। और गाइस, वी आर शूटिंग फॉर द डेड। और आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कट, ये प्रेडिक्शन की है, कट 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 छोड़ा दो। 2017 की बोल रही हूँ 2000
सुना पंजाबी चलो ready. हाँ, बस चलो इसमें चलूंगा मैं सारे बोल रहा हूँ तो आप सही बना लो चलो इसको रेडी इसके बारे में आई एम श्योर आप सभी ने सुना ही होगा कट हेलो सुन लगा पानी मिला याद करो मुझे सुनना है कहाँ से सुना ही होगा ना 1,000 रुपए का निवेश 1 लाख करेंसी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कट 6 यार आजकल क्या हो रहा है यार सो दोस्तों आई होप कि आपको बिहाइंड द सीन्स और हमारे फनी ब्लूपर्स काफी पसंद आए होंगे। तो हमारा ये टेक ट्रिप्स का सफर यूं ही चलता रहेगा और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए मैं समीरा एंड मैं आंचल आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय।